बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मेरे हाथ में 2 शॉपर देखकर मेरी बीवी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, आज फिर आप ऊपर वालों के लिए सामान ले आए हैं। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोला, हाँ, ऐसा ही है। जब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदता हूँ तो मेरी आंखों के सामने सुमेरा खड़ी हो जाती है। ये सोचकर मेरा दिल दुख जाता है कि मेरे बच्चे तो खुश होकर फ्रूट खाएं, मगर सुमेरा तक फकत उनकी खुशबू ही जाए। वो यतीम बच्ची है, अगर 1-2 दाने उसके मुंह में चले जाएंगे तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। फहमीदा का चेहरा हनूज उतरा हुआ था। वो कहने लगी, कितनी तो महंगाई है। आजकल लोग अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं और एक आप हैं कि अपने पैसे दूसरों पर लुटा रहे हैं। मैं बोला, फहमीदा, इंसान ने अपने साथ क्या ले जाना होता है, एक अच्छाई ही तो है जो उसके साथ जाती है। फहमीदा चिढ़कर बोली, सब कुछ साथ लेकर जाने के लिए तो नहीं होता ना, कुछ अपनी औलाद के लिए भी छोड़कर जाना होता है इंसान ने। अगर आप यूं ही अपनी मेहनत की कमाई दूसरों पर लुटाते रहेंगे तो हमारे बाद बच्चों को लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। मैं बोला, फहमीदा, क्या तुम्हें नेकी के सिले पर यकीन नहीं है। फहमीदा ने मेरे हाथ से शॉपर छीन लिया था। वो कहने लगी, आप अपनी तकरीरें बंद करें। मुझे तो यही लगता है कि आजकल आप बहुत दीनदार बन गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बेवा औरत से शादी करके सवाब कमाने के चक्रों में हो। फहमीदा की बात सुनकर मेरा कहकहा बुलंद हुआ था। मैं अब समझा था कि उसे मेरे हर अमल पर एतराज क्यों हो रहा है। मैं बोला, अगर मैं ऐसा कुछ सोच भी रहा हूं तो इसमें हर्ज ही क्या है। फहमीदा सीखपा हो गई थी। वो बोली, मैंने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे इल्म कहा था कि यहां मेरे घर में कुछ और ही शुरू हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि 4 पैसे मेरे हाथ में भी आ जाया करेंगे, लेकिन आप मेरी ये बात कान खोल कर सुन लें कि मैं आपकी एक भी चलने नहीं दूंगी। ये शॉपर मैं ही ऊपर पकड़ा कराऊंगी। मैं मुस्कुरा दिया था, जबकि मेरी बीवी ऊपर चली गई। आज से 11 बरस पहले मेरी और फहमीदा की मोहब्बत की शादी हुई थी। मैंने फहमीदा को एक शादी में देखा था। मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया था। वालिदैन से कहा कि मेरी शादी फहमीदा से करवा दें, मगर वो राजी न हुए। मैंने अपनी जान लेने की धमकी दी तो उन्होंने मेरी शादी मेरी पसंद से करवा तो दी थी, मगर मेरे वालिदैन ने फहमीदा को कबूल नहीं किया था। मैं फहमीदा को बहू के तौर पर तस्लीम करवाने में नाकाम रहा था। अम्मी हर वक्त मेरी बीवी को बातें सुनाती रहती थी। फिर मेरी भाभियां भी हर वक्त फहमीदा के साथ लड़ती झगड़ती रहती थी और यूं हमारी जिंदगी जहन्नुम बनकर रह गई थी। फिर मैंने एक बड़ा समझदारी वाला फैसला किया था। मैंने सोचा कि क्या मैंने फहमीदा से शादी फ़कत इसलिए की है कि उसे लोगों की बातें सुननी पड़े, दिन रात धुतकार सहनी पड़े। मैंने उस माहौल से निकलने के लिए एक घर किराए पर ले लिया था और फहमीदा के साथ वहां पर शिफ्ट हो गया था। अब मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी में बड़ा सुकून आ गया था। मैं कभी कभार अम्मी से मिलने उनके घर चले जाया करता था और यूं अम्मी भी मुझसे राजी थी और फहमीदा भी खुश थी। इसी घर में आकर मेरे बेटे ने जन्म लिया था, जिसका नाम मैंने जीशान रखा था। और फिर 2 बरस बाद मेरी बेटी फातिमा पैदा हुई थी। हमारे घर में बड़ा सुकून था। हम दोनों मियाँ बीवी बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। बच्चों की पैदाइश के बाद अल्लाह ने मुझ पर करम किया और मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी। मैंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी और नई जगह पर मुलाजमत करने लगा था। मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। मेरे 2 बच्चे स्कूल भी जाते थे, लेकिन फिर भी इतने पैसे पसंदाज कर लेता था कि चंद बरसों में ही मैंने अपना ज़ाती मकान खरीद लिया था। अब मैं और मेरी बीवी बेइंतहा खुश थे। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ ही था। मैंने डबल स्टोरी मकान लिया था, लेकिन चूंकि हमारी फैमिली छोटी सी थी इसीलिए हम ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते थे, जबकि ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा था। चंद हफ्ते कबल फहमीदा मेरे पास आई और कहने लगी, एजाज, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर चढ़ाना चाहती हूँ। मैंने उसकी जानिब हैरत से देखा और बोला, तुम्हें क्या सूझी है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो फहमीदा कहने लगी, मेरा भी दिल करता है कि चंद पैसे मेरे पास भी आ जाया करें। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था और बोला, फहमीदा, हर माह जब मुझे तनख्वाह मिलती है तो सबसे पहले लाकर पैसे तुम्हारे हाथ पर ही रखता हूँ और अपने खर्च के लिए भी मैं तुमसे ही पैसे तलब करता हूँ, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो फहमीदा कहने लगी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें ना। देखें ना, हमारा ऊपर वाला पोर्शन वैसे भी खाली पड़ा है। अगर हम ये किराए पर चढ़ा दें तो हमें पैसे भी मिल जाया करेंगे और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। हम खुद कितने बरस किराए के घर पर रहे हैं। अगर हमें किराए का घर ना मिलता तो हमारी ज़िंदगी कितनी तंग होती। जैसे किसी ने हमारे साथ भला किया था वैसे ही हम किसी के साथ भला कर देंगे। मैं बोला, फहमीदा, मैं एक मुलाजमत पेशा मर्द हूँ। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ। मैं किसी भी फैमिली को अपना ऊपर वाला पोर्शन नहीं दे सकता। न जाने उस घर के लोग कैसे होंगे, फैमिली के मर्द कैसे होंगे। तो फहमीदा कहने लगी, आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र न करें। हम अपना मकान किसी ऐसी वैसी फैमिली को नहीं देंगे।
दरअसल मुझे कुछ रोज कबल एक पड़ोसन ने कहा था कि एक बेवा औरत है, उसके साथ उसकी एक जहनी माजूर बच्ची भी है, उनको घर किराए पर चाहिए। लेकिन वो औरत किसी ऐसे वैसे लोगों के साथ घर शेयर नहीं करना चाहती, उसे शरीफ लोग नहीं मिल रहे। तो मैंने सोचा कि अगर हम उन्हें अपना ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे देंगे तो उनका भी भला हो जाएगा और मेरे पास भी थोड़े पैसे बन जाया करेंगे। मैं बोला, देख लो, जैसा तुम्हें मुनासिब लगता है वैसा कर लो, लेकिन मुझे घर किराए पर चढ़ाने वाली बात कुछ मुनासिब नहीं लगती। तो फहमीदा कहने लगी, आप रहने दें, मैं जानती हूं ना कि मुझे क्या करना है। मैंने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया था और अगले 2 दिनों में वो फैमिली हमारे ऊपर वाले पोर्शन में आकर शिफ्ट हो गई थी। उस फैमिली में थे ही कितने लोग, फकत 2 औरतें थी, एक बेवा थी और एक उसकी बेटी जो कि जहनी तौर पर माजूर थी। बेवा औरत जिसका नाम नसरीन था, वो बेइंतहा शरीफ और दीनदार खातून थी। वो अपने काम से काम रखती थी। वो अपना और अपनी बच्ची का पेट लोगों के कपड़े सिलाई करके पालती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे। मुझे उनकी ये बात बहुत मुतासिर करती थी और मैं उनके दिल से इज्जत करता था, लेकिन मैंने कभी भी उनके बारे में इस तरह से नहीं सोचा था कि मैं उनसे शादी करूंगा। ये जो बीवियां होती हैं ना, बस होती ही शकी मिजाज है, उन्हें अपने शौहर गंवा देने का बड़ा खौफ रहता है। बस इसीलिए शायद मेरी बीवी ने भी ये वहम पाल लिया था कि मैं नसरीन बाजी से शादी कर दूंगा। नसरीन बाजी की बेटी का नाम सुमेरा था। उसने कद काट काफी निकाला हुआ था और देखने में भी वो एक मैच्योर लड़की ही लगती थी, लेकिन वो जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं थी। वो खेलने के लिए साथ तलाश करती थी। मैंने महसूस किया था कि नसरीन बाजी उसे हमारे पोर्शन में आने की इजाज़त नहीं देती थी, लेकिन वो फिर भी लड़ झगड़ कर नीचे आ ही जाया करती थी। वो मेरे बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन मेरे बच्चे चूंकि तन्हाई में पले बढ़े थे तो वो किसी की शराकत को कबूल करने पर रजामंद नहीं थे। ना तो उसके साथ जीशान खेलता था और ना ही फातिमा। मैंने अपने दोनों बच्चों को एक दिन अच्छी तरह से समझाया भी था कि चलो, अगर वो तुम लोगों के साथ खेलना चाहती है तो खेल लेने में कोई हर्ज नहीं है, उसका साथ बन जाया करेगा और तुम लोग भी इंजॉय करोगे। लेकिन मेरे बच्चों ने साफ इनकार कर दिया कि वो ठीक नहीं है, इसीलिए हमें उसके साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। जबकि मैंने उन्हें बताया कि जो इंसान जहनी तौर पर ठीक नहीं होता वो अल्लाह के ज्यादा नज़दीक होता है। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह से आपकी दोस्ती हो जाए तो फिर सुमेरा के साथ खेल लिया करो। मगर ये बात भी मेरे बच्चों ने ना मानी थी। एक दिन मैं काम से वापस आया तो देखा कि सुमेरा फातिमा के पास बैठी उसकी गुड़िया को हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। वो चाहती थी कि फातिमा उसे अपनी गुड़िया के साथ खेलने दे, लेकिन फातिमा बिल्कुल भी रजामंद नहीं हो रही थी। यहां तक कि सुमेरा ने रोना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी फातिमा ने उसको अपनी गुड़िया न दी। सुमेरा उठकर अपने पोर्शन में चली गई थी। तब मैं फातिमा के पास जाकर बैठ गया और बोला, बेटा, आपने बहन को गुड़िया क्यों न दी? तो वो कहने लगी, बाबा, मैंने एक दिन पहले भी उसको गुड़िया दी थी, उसने खराब कर दी, उसके बाल खींच दिए थे। अब भी अगर मैं उसे अपनी गुड़िया थमा देती तो वो यकीनी तौर पर उसके बाल खराब कर देती। मैंने इस बात पर सर हिला दिया था। ये मंजर मेरी आंखों में चिपक कर रह गया था। मुझे एकदम से उसामा की बड़ी याद आई थी। मैं और उसामा एक ही ऑफिस में काम करते थे। वो मेरा बेहतरीन दोस्त था। उसके खुद के 3 बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद किया करता था। उसकी आमदन भी वाजिबी सी ही थी। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ था कि उसामा के बच्चों को स्कूल में लेट फीस जमा करवाने पर सजा भी दी जाती थी। मैं जब उससे पूछता कि बच्चों की फीस क्यों लेट हो गई तो वो मुस्कुरा कर कह देता कि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दी है, फीस तो फिर भी जमा हो जाएगी। वो लोगों के बच्चों की मदद किया करता था, सबके काम आता था। मेरी और उसामा की बड़ी गहरी दोस्ती थी। हम ऑफिस में घंटों बातें किया करते थे। वो मुझे समझाया करता था कि एजाज, ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, हमें अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जोड़नी चाहिए। तो मैं सर धुन देता था। एक दिन मैं ऑफिस में गया तो उसामा को गैर हाजिर पाया था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज उसामा क्यों नहीं आया। मैंने स्टाफ से पूछा तो मुझे किसी ने बताया कि आपको इल्म नहीं हुआ क्या, उसामा की तो कल रात डेथ हो गई है। यह खबर मुझ पर क़यामत बनकर टूटी थी। उसामा मेरा बेहतरीन दोस्त होने के साथ साथ मेरा भाई भी था। मेरे खुद के भाइयों ने तो पसंद की शादी करने की वजह से मुझसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, लेकिन उसामा मेरा बड़ा ख्याल रखा करता था। हर मुश्किल, हर मुसीबत में मेरे साथ खड़ा होता था। उसकी मौत को सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि मैं दुनिया में तनतन्हा रह गया हूँ। मैंने जल्दी से ऑफिस से छुट्टी ली और उसामा की मैयत में शामिल हुआ था। उस दिन मैं बहुत रोया था। मैं बेआसरा हो गया था। मुझे ऐसा लगा था जैसा मेरा खूनी भाई मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया हो। मुझे इल्म था कि उसामा अपने बच्चों का बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। वो अपने घर का वाहिद कफील था जो अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने वाला था। अब मैं बड़ा परेशान था कि वो तो इंतकाल कर गया है,
तो उसके बच्चों का गुजारा कैसे होगा। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी हर माह की आधी तनख्वाह भाभी के हाथ पर रख दिया करूंगा और उनसे कहूंगा कि आप अपने भाई की तरफ से ये खर्चा कबूल कर लें। मैं भाभी के साथ मुसलसल राब्ते में रहता था और बच्चों के मुतालिक भी उनसे पूछता रहता था। उनसे कहता था कि मैं आपका भाई हूँ, अगर बच्चे बीमार हो गए या किसी किस्म की कोई ज़रूरत पड़ी तो आप बिला झिझक मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा। भाभी ने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं आपसे रब्ता कर लूँगी। एक दिन मैं ऑफिस में ही था जब मुझे बैंक की तरफ से तनख्वाह वसूली का मैसेज आया था। मैंने सोचा कि आज मैं आधी तनख्वाह भाभी को दे आऊँगा। तभी मेरे मोबाइल पर भाभी का नंबर जगमगाया था। मैंने जल्दी से कॉल अटेंड किया और उनसे पूछा कि सब खैरियत तो है ना। भाभी ने कहा, हाँ एजाज, सब खैरियत है, लेकिन तुम ज़रा घर आना। मैं उनके घर पहुंचा और जाकर सोफे पर बैठ गया। भाभी मेरे पास आकर बैठी तो सबसे पहले मैंने अपनी तनख्वाह उनके सामने रख दी और बोला, भाभी उसामा तो अब नहीं रहा, आपको घर चलाने के लिए खर्च की ज़रूरत तो होगी, इसीलिए आप ये पैसे रख लें और इससे घर का खर्च चला लिया करें। भाभी ने कहा, ठीक है एजाज, मैं ये पैसे रख लूँगी, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। वो कुछ फाइल्स कमरे से ले आई थी। उन्होंने कहा, ये फाइल देखो, ये कल एक आदमी मुझे थमा गया है। उसने कहा है कि आज से 17 साल कबल, यानी जब मेरी और उसामा की शादी भी नहीं हुई थी, तो उसने उसामा से कर्ज लिया था और अब वो कर्ज लौटाना चाहता है। जब मैंने देखा तो वो पूरे 1 करोड़ थे। मैं हैरान हुआ और बोला, भाभी ये कागजात तो ठीक लग रहे हैं, आप इस आदमी को फ़ोन करके बुला लीजिए। भाभी ने मेरे सामने ही उसामा के कर्जदार को फ़ोन किया और वो मेरी मौजूदगी में ही आ गया था। फिर उसने 1 करोड़ रुपए भाभी के सामने रख दिए और बोला, ये कर्ज मैंने उसामा से लिया था और उससे वादा किया था कि जैसे ही मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे तो मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास इतना सरमाया है कि मैं उसामा का कर्ज उतार दूं। तो भाभी आप ये पैसे ले लें। मैं ये सब कुछ देखकर बड़ा मुतासिर हुआ था। मैंने भाभी से कहा कि अब आप ये पैसे किसी सरमाए में लगाइएगा, इनको ख़राब मत कीजिएगा। भाभी कहने लगी, तुम ही बताओ एजाज, मैं इन पैसों का क्या करूं। तब मैंने उन्हें शहर के बीचों बीच 2 दुकानें खरीदी थी और फिर उन्हें किराए पर चढ़ा दिया था। अब हर माह उनके पास इतने पैसे आ जाया करते थे जितने उसामा भी नहीं कमा पाता था। ये सब अल्लाह का तोहफा था। अल्लाह ने उस उसामा की औलाद का ख्याल रखा जो लोगों की औलाद की खातिर अपने बच्चों का पेट काट देता था। लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो अपने बच्चों की ख्वाहिशों को दबा देता था। उस दिन से नेकी पर मेरा बड़ा गहरा यकीन हो गया था। मैं उसामा को कभी भी नहीं भूल सकता था, इसलिए मैं भी उसके नक्शे कदम पर चलता था। मैं भी लोगों की मदद किया करता था। और आज जब मैंने सुमेरा को फातिमा की गुड़िया के लिए तरसते हुए देखा तो मैंने अगले ही दिन सुमेरा को गुड़िया ला दी थी। वो बेइंतहा खुश हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, आप सबसे अच्छे हैं। मैं मुस्कुरा दिया था। अब मैं सुमेरा का ख्याल रखता था। उसकी ज़रूरत की चीज़ें नसरीन बाजी के लाख मना करने के बावजूद भी ला दिया करता था। ये सब देखकर मेरी बीवी मुझ पर शक करने लगी थी और अब वो अक्सर ही मुझसे लड़ाई झगड़े भी करती रहती थी कि शायद अब नसरीन बाजी से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए आप सुमेरा का ख्याल रखते हैं ताकि नसरीन बाजी आपसे मुतासिर हो जाए। मैं फहमीदा को वक्तन फ़वक्तन समझाता रहता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नसरीन बाजी के साथ शादी नहीं करना चाहता। सुमेरा मेरी सिला रहमी देखकर मेरे साथ घुल मिल गई थी। वो मुझसे अपनी चीज़ों के लिए फरमाइश कर दिया करती थी, जो कि मैं बखुशी पूरी भी कर दिया करता था। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे फहमीदा की कॉल आई थी। वो बड़ी परेशान लग रही थी। कहने लगी कि मेरी अम्मी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। मैं उनके घर जा रही हूँ। फ्रिज में खाना पड़ा है, वो आप गर्म करके खा लेना, और मैं बच्चों को भी साथ लेकर जा रही हूँ। शाम तक अम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ और मुझे भी इत्तला कर देना कि आंटी की तबीयत अब कैसी है। मैं शाम को वापस घर आया और फ्रिज से निकाल कर खाना गर्म करने लगा तो सुमेरा मेरे पास आ गई। वो बड़ी घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी थी। मैं बोला, क्या बात है? तो वो रोने लगी और बोली, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, आप मेरे साथ चलें और उन्हें डॉक्टर के पास ले चलें। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया। सोचा कि इस दुनिया में इस बच्ची का माँ के अलावा है ही कौन। मैं जल्दी से भागकर ऊपर वाले पोर्शन में चला गया था। वो मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गया था कि ऊपर वाला कमरा खाली था। मैं बोला, सुमेरा तुम्हारी अम्मी कहाँ है? तो सुमेरा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली और कहने लगी, मेरी अम्मी तो नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर किसी और मकसद के तहत बुलाया है। उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखकर मैं घबरा गया था और बोला, किस मकसद के तहत? क्या हुआ है? मुझे भी तो पता चले। सुमेरा कहने लगी, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ।
मैं गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरे बच्चों की उम्र की हो और तुम कह रही हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और शादी करना चाहती हो। खबरदार, जो आज के बाद तुमने ऐसी कोई भी बात अपनी जबान से निकाली। तो सुमेरा कहने लगी, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं चीख चीख कर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और सबको यही बताऊंगी कि आपने मेरी इज्जत खराब कर दी है। मैं इस सारी सूरत हाल के लिए कतन तैयार नहीं था। मैं बड़ा घबरा गया था। मैं बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कोई चीज चाहिए, कोई गुड़िया चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। तो वो कहने लगी, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे फकत आप चाहिए। अगर आपने मेरे साथ शादी ना की तो मैं सबके सामने आपको बदनाम कर दूंगी। मैं बोला, बस इंसान बनो और ये फजूल किस्म की बातें छोड़ दो और चुप करके बैठ जाओ। लेकिन सुमेरा ने अपने गले से दुपट्टा उतारकर जमीन पर फेंक दिया था और फिर अपना एक बाजू भी फाड़कर चीखने लगी थी। मैं बेहद घबरा गया था और तभी नसीन बाजी भी कमरे में आ गई थी। वो मुझे और सुमेरा को देखकर हैरान रह गई थी। सुमेरा भागकर अपनी माँ के गले लग गई थी और कहने लगी कि अम्मी मुझे बचा लें, इस शख्स ने मेरी इज्जत खराब कर दी है। नसरीन बाजी ने जब ये सुना तो वो रोने लगी और बोली, क्या हो गया है आपको? ये कैसी हरकत कर दी है आपने? आपको जरा भी तरस नहीं आया? एक छोटी सी बच्ची के साथ आप ये सब कैसे कर सकते हैं? वो जहनी तौर पर भी ठीक नहीं है। मैंने आपको कभी इस कदर घटिया नहीं समझा था। आप ये सब कैसे कर सकते हैं? मैं बोला, बाजी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये तो सुमेरा के काम है, वो ये सब कर रही है। तो नसरीन बाजी कहने लगी, तुम मेरी माजूर बच्ची पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इतनी देर में मेरी बीवी और दोनों बच्चे भी ऊपर वाले पोर्शन में ही आ गए थे। मेरी बीवी ने जब ये सारा मंजर देखा तो कहने लगी, ये सब क्या है? और तब सुमेरा फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अंकल ने किया है। मेरी बीवी ने यह मंजर देखा तो आगे बढ़कर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। मेरे दोनों बच्चे भी शदीद परेशान हो गए थे, वो भी रोने लगे थे। सारी सूरत हाल बड़ी परेशान कुन हो गई थी। कोई भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था। तब नसीन बाजी कहने लगी, एजाज, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, नहीं तो मैं पुलिस बुला लाऊंगी और सबके सामने तुम्हारे काली करतूत भी रख दूंगी। मैंने सर हिला दिया और नीचे अपने पोर्शन में आ गया था। मेरी बीवी भी और बच्चे भी रो रहे थे। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। बच्चे कहने लगे, बाबा, आपको मामा ने क्यों मारा था? मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, तुम लोग जाकर सो जाओ। बच्चे सो गए तो फहमीदा मेरे पास आकर बैठ गई थी। वो कहने लगी, मुझे तलाक चाहिए। मैं उसके चेहरे की जानिब देखता रहा था। फिर बोला, फहमीदा, क्या तुमने हमारी 11 साल की रफाकत को एक झटके में भुला दिया? तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हारे खातिर अपनी फैमिली को छोड़ दिया, तुम्हारे साथ एक नया घर बसा लिया। मैं अपना घर किराए पर देने के लिए भी तैयार नहीं था, मगर मैंने तुम्हारी मानी। मैं जो सुमेरा का ख्याल करता था वो सिर्फ खुदा तरसी में करता था। मैं उसके साथ कभी भी कुछ गलत करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे इल्म नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम मेरा साथ दो, मुझे इस घड़ी में तन्हा मत छोड़ो। फहमीदा कहने लगी, एजाज, मैंने सब कुछ देखा है कि आप किस तरह उस बच्ची के लिए चीज़ें लाते थे, उसका ख्याल रखते थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपका ये मकसद होगा। मैंने फहमीदा का हाथ पकड़ लिया और बोला, वो झूठ बोल रही है। इतना कहकर मैं चुप कर गया था। फहमीदा भी कुछ नहीं बोली थी। ये सारी रात हमने सोफे पर बैठकर काटी थी। सुबह हुई तो फहमीदा नसीन बाजी के पास गई थी और अपने सोने के जेवरात भी साथ ले गई थी। मुझे हैरत हुई थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए मैं भी फहमीदा के पीछे ही गया था। फहमीदा अपने जेवरात नसीन बाजी के सामने रखकर बोली कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इस सब की जिम्मेदार हूँ। ना मैं ये घर किराए पर चढ़ाती और ना ये सब होता। जो हो गया है आप उसको माफ़ कर दें और नजराने के तौर पर ये जेवरात रख लें। मेरे शौहर को माफ़ कर दें। मुझे पड़ोसन जमीला ने बताया है कि मैं आपकी बच्ची को अपने जेवरात दे दूँ ताकि ज़िंदगी में किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की नौबत ना आए। तब शायद आप मेरे शौहर की ख़ता माफ़ कर देंगी। नसीन बाजी ने वो जेवरात उठा लिए थे और तभी उस कमरे में कोई दाखिल हुआ था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लेडी कांस्टेबल थी और साथ में चंद पुलिस एहलकार थे। लेडी कांस्टेबल कहने लगी, नसरीन, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मैं हैरान रह गया था। लेडी कांस्टेबल ने बताया कि ये माँ बेटी लोगों के घर में किराएदार के तौर पर घुस जाती है। बेटी को जहनी माजूर बताया जाता है और माँ खुद को बेवा बताती है। यूं ये दोनों वारदात डालती है। पागल बेटी घर के शरीफ मर्द पर बहतान लगा देती है और फिर घर की औरतें अपने मर्द बचाने के लिए जेवरात कुर्बान कर देती हैं। यूं बैठे बिठाई ये माँ बेटी करोड़पति बन गए। मैं हैरान था, इतना बड़ा फ्रॉड,
इतना बड़ा ड्रामा। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके ले गई थी। तब मैंने अपनी बीवी की जानिब देखा और बोला, अब तुम्हें यकीन आ गया है मुझ पर? फहमीदा कहने लगी, यकीन तो मुझे रात को ही आ गया था, जब आपने मेरा हाथ थाम कर कहा था कि आपने कुछ नहीं किया। तब मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने पड़ोसन जमीला से ये सारा वाक़या शेयर किया था। वो कहने लगी कि ये दोनों औरतें पिछला घर भी इसीलिए छोड़कर आई थी कि वहाँ भी सुमैरा के साथ यही वाक़या हुआ था। दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम अपनी जेवरात इनके सामने पेश करना, फिर इनका मकसद पता चल जाएगा। मैंने सुबह होते ही नसीन और सुमैरा की तस्वीर अपनी दोस्त लेडी कांस्टेबल को भेज दी थी। वो कहने लगी कि ये तो मफरूर मुजरिम है, ये लोगों को लूटने में बहुत माहिर है। मैंने उससे कहा कि ये औरतें मेरे घर में मौजूद हैं। लेडी कांस्टेबल ने कहा कि तुम उनको रोक कर रखना, हम इनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच रहे हैं। एजाज, जो इन औरतों का मकर और फरेब सबके सामने आ गया है। मैं मुस्कुरा दिया था और बोला, फहमीदा, तुम तो बहुत समझदार हो। मेरी बीवी की समझदारी ने मेरा घर टूटने से बचा लिया था, मुझे ज़माने वालों के सामने रुस्वा होने से बचा लिया था। मैं बेइंतहा खुश हूँ। मुझे मालूम है कि ये सब अल्लाह ने मेरे लिए किया है। उसने मेरी नेकियों के सिले में मुझ पर बड़ा करम किया था। मेरा तो यही मानना है कि किसी एक बुरे इंसान की वजह से इंसान को नेकियां करने से बाज नहीं आना चाहिए, और यूं ही किसी राह चलते शख्स पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। हमें इल्म नहीं होता कि कौन कैसा होता है। इंसान वो होता नहीं है जो नजर आता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।